रमेश श्रीवास्तव। देश कल अस्थमा दिवस मनाने जा रहा है। विश्व अस्थमा दिवस की बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई घर होगा, हर दूसरा तीसरा घर में अगर आप जाएंगे तो अस्थमा का एक रोगी आपको जरूर मिलेगा। अस्थमा एक ऐसी बीमारी थी जिसको लेकर के पहले के लोग बहुत सीरियस नहीं हुआ करते थे और कहते थे कि ये सांस है, दमा है, या धीरे ठीक हो जाएगा, और लोग इसकी दवा भी नहीं करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदला, लोगों ने इसकी दवा करी और अब ये अस्थमा से लड़ने के लिए सरकार की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्थमा दिवस मनाया जाता है, और ये लंबे समय से चलन में आ गया है। सारे चिकित्सक इस पर जान से लगे हुए हैं, क्योंकि अपने अस्थमा एक ऐसी बीमारी धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है कि अस्थमा रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम आधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद अस्थमा से लोग पूरी तरह से परिचित नहीं हैं, और इसके चलते लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कोई कहता है अभी भी इस आधुनिक युग में भी लोग किंवदंतियों पर आधारित जीवन जी रहे हैं। कोई कहता है मछली निगल लो तो अस्थमा ठीक हो जाता है, कोई कहता है नेपाल चले जाइए वहाँ इलाज हो जाता है, कोई कहता है बाबा जी इलाज कर रहे हैं। लेकिन आप इन सब चक्करों में पड़िए। मैं आज आपको एक ऐसे चिकित्सक के पास लेके आया हूँ जो देश में ही अच्छी खासी पहचान रखते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसी बीमारी के विशेषज्ञ हैं। मैं आपके पास आपको लेकर के आया हूँ केजीएमयू के रेस्पिरेटरी विभाग के एचओडी डॉक्टर सूर्यकांत। वो बताएंगे कि अस्थमा से किस तरह से लड़ा जाए, क्या इसके उपचार हैं, क्या सावधानियां हैं जिसको बरत करके आप अस्थमा को अपने पास आने से भी रोक सकते हैं। आज हम सीधे डॉक्टर सूर्यकांत से बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी राजेश जी नमस्कार। सर, अस्थमा दिवस कल मनाया जा रहा है जी। और कहते हैं कि अब तो आम लोगों में दिखाई पड़ता है कि अस्थमा के रोगी बहुत ज़्यादा होते हैं, सांस फूलना, ये नॉर्मल पेशेंट हो गए हैं। लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाती है कि सर हमने देखा कि बहुत कम उम्र में लोग अस्थमा से अपनी जान गंवा बैठते हैं, और अभी भी लोग इसके रोग के प्रति बहुत अवेयर नहीं है। यानी बहुत लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं कि अस्थमा है तो उसको कोई समस्या हो सकती है, और वो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं जानते हैं कि इसका कोई विशेष ट्रीटमेंट होता है कि नहीं आता है, और अगर आता है इसके रोकने के क्या उपाय हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी राजेश जी, अपने तो इंट्रोडक्शन में ही कह दिया। सरिता परिवार को पहली बात मैं बधाई देता हूँ कि अस्थमा जैसे गंभीर विषय पर ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि शायद ही कोई परिवार होगा जिसके घर में कोई सांस का मरीज या अस्थमा का मरीज ना। जी, तो मैं आपको बता दूं, पूरे देश में करीब 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ भी लगभग 60 लाख लोग जो है वो अस्थमा से पीड़ित हैं। 7 लाख 60 लाख 60 लाख, और पूरे देश में 3.5 करोड़ 3.5 करोड़। अब बात की आपने बचपन की, तो ये बहुत आपकी वाजिब चिंता है। जो नई रिपोर्ट है वो कहती है कि अस्थमा के 80% मामले अब बचपन से ही शुरू होते हैं। तो बचपन में अस्थमा बढ़ रहा है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे बच्चों का जो आप देखिए ना, 20-30 साल पहले जो बचपन हुआ करता था वो बचपन नहीं था। पहले के बचपन में इतना फास्ट फूड का चलन नहीं था, कोल्ड ड्रिंक का चलन नहीं था, आइसक्रीम का चलन नहीं था, इतना कंप्यूटर गैजेट्स का चलन नहीं था। ये जो घर में हमारे टेडी बियर आते हैं, इतने वो नहीं, कोई जानते नहीं था। हम लोग कहाँ बचपन में टेडी बियर हो, वो एक 3 पहिए वाली लकड़ी की गाड़ी दे दी, वही हमारे लिए खिलौना था। सब बचपन उसी में रहे। तो अब ज़्यादा एक डब्लू टाइप का वो हो गया, बस खिलौने हुआ करते थे। अब तो जितना बड़ा बच्चा नहीं, 2 फीट का बच्चा है और 4 फीट का टेडी बियर लिए घूम रहा है। तो ये घर के अंदर का, घर के बाहर का, और शरीर के अंदर का, और शरीर के खान पान का, ये सब वातावरण बदल चुका है, और ये सब अस्थमा बढ़ा है। तो अस्थमा के बढ़ाने में घर के अंदर के जो कारण मैंने जैसे बताया, टेडी बियर या फर वाले खिलौने, क्या सर ये भी रीज़न है? बिल्कुल अस्थमा को बढ़ाते हैं ये। दूसरी बात मैं बता दूँ, अस्थमा छूट की बीमारी है। अस्थमा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और इसमें पारिवारिक और आनुवंशिक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, जेनेटिक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें क्या है कि इसीलिए आप देखिए, जब हम बच्चे से पूछते हैं भाई तुम्हारे पिताजी, माताजी, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चाची, मौसी, किसी को अस्थमा है, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री निकल आती है, 1st डिग्री रिलेटिव में या 2nd डिग्री रिलेटिव में। सर सॉरी, मैं आपको एक बोल रहा हूँ, ये जो सांस फूलना है उसी को अस्थमा कहते हैं? नहीं, ऐसा है, इस पर मेरी कहावत है कि जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर फूलती हुई सांस अस्थमा नहीं। तो मैं आपको, अच्छा हुआ आपने दर्शकों को क्लियर कर दिया। अस्थमा के लक्षणों की हम बात करें तो बचपन से ही जिसको छींकें, सर्दी जुकाम जिस बच्चे को ज़्यादा हो रही है, वहीं पे सतर्क हो जाइए। ऐसे 3 बच्चे जिनकी जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम, नाक बह रही है, नाक बंद हो रही है, खांसी हो रही है, या जो खेलने जाते हैं तो उनकी पसली चलने लगती है, उसमें से हर 3 में से 1 बच्चा आगे अस्थमा का मरीज बनेगा। तो
आप वहीं पे सावधान हो जाइए, वहीं पे बच्चों के डॉक्टर को दिखाइए कि डॉक्टर बेसिक साहब, लक्षण यही है। बेसिक लक्षण ये, अगर किसी को सुबह सुबह खांसी आने लगे, बच्चे को भोर में खांसी आने लगे, बच्चा खेलने लगे खांसी आ जाए, सांस फूले, उल्टी हो जाए, जिसको कहते हैं गांव में पसली चलने लगे, ये सब लक्षण अस्थमा के। अस्थमा के लक्षण यही होते हैं कि सांस फूलना। अच्छा, ये सांस जो फूलती है ये अस्थमा का एक वेरिएबल लक्षण है। मतलब मैं कहता हूँ कि अस्थमा और चंद्रमा दोनों एक जैसे हैं। चंद्रमा कभी अमावस्या का होता है, कभी पूर्णिमा का होता है, कभी दूज का होता है, परिवर्तित करता है रूप। तो अस्थमा के लक्षण भी परिवर्तित होते रहे। कहीं अप्रैल में सांस फूल रही थी, मार्च में नहीं फूली, जुलाई में फूल रही, अगस्त में नहीं फूली, अक्टूबर में सांस फूल रही, नवंबर में नहीं फूली, दिवाली होली ईद है, घर में सफाई हुई, धूल धुआं गर्दा निकला, सांस फूलने लगी। ये भी अस्थमा है। ये भी अस्थमा है। देखिए सर, ये जैसे कुछ लोग हुआ और एक वो कहते हैं हमें साल में एक बार होता है, हाँ। 1-2 महीने में ठीक हो जाता है, क्या ये भी अस्थमा है? बिल्कुल अस्थमा है, ये इग्नोर कर रहे हैं। इनसे कहिए कि कायदे से इलाज कराएं। अभी शुरुआत में 1-2 महीने ही होता है और अक्सर यही अप्रैल मई का महीना जो है ये सबसे खतरनाक है अस्थमा के रोगियों के लिए। इसीलिए मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इस पहला मंगल पड़ रहा है 7 मई को, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। आप समझिए इस बात को, मई का ही महीना क्यों चुना हम लोगों ने। तो लक्षणों की अब बात करें तो जैसे बचपन में हमने बता दिया जिसकी नाक बह रही है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसकी नाक और गले में समस्या है, तो ENT का डोमेन यानी नाक कान गला और फेफड़ा, मैं कहता हूँ ये 2 मंजिल मकान है। नाक कने को आप पहली मंजिल समझिए और फेफड़े को आप ग्राउंड फ्लोर समझिए। अगर ऊपर छत टपक रही है तो समस्या कहाँ है? छत में, फर्स्ट फ्लोर में। फर्श किसका खराब हो रहा है? ग्राउंड फ्लोर वाले का। तो अगर कोई 2 मंजिला मकान में रह रहा है, ऊपर वाला अलग है नीचे वाला, तो दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाना चाहिए। उससे को भैया ऊपर वाला अगर कहीं दीवार पे कील ठोक रहा है, ठक ठक नीचे तक आवाज है, तो छत भी ठीक रखनी। यानी ENT की प्रॉब्लम जिसको है वो अस्थमा को बढ़ावा देती है। इसलिए मैंने कहा कि जिस बच्चे की नाक अक्सर बहती है, जिस बच्चे को जुकाम जल्दी होता है, छींकें आती हैं, गला खराब हो जाता है, खांसी आ जाती है, ऐसे 3 बच्चे आगे चल के अमिताभ बच्चन बने। अब आप पूछिए मैंने अमिताभ बच्चन बीच में क्यों लाया? अमिताभ बच्चन को भी अस्थमा है, 60 साल से इनहेलर ले रहे हैं। डॉक्टर, उनके जो डॉक्टर इलाज करते हैं मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मित्र हैं, मेरी जब भी बात पूछती है तो मैं कहता हूँ भाई अमिताभ बच्चन को कैसे आप मैनेज करते हैं सेलिब्रिटी को अस्थमा ट्रीटमेंट करने में? कि नहीं, उनके जैसे अस्थमा के सब रोगी देश के हो जाए तो अस्थमा वाला किसी को अस्थमा अटैक ही नहीं आ पाएगा, अस्थमा वाला भर्ती नहीं होगा, अस्थमा वाले कभी मौत नहीं। और बात तो सही है। अमिताभ बच्चन पिछले 40 साल से देख लीजिए, कभी पुलिस की शूटिंग के कारण भर्ती हो गए, कभी इस बीमारी के कारण भर्ती हो गए। लेकिन आपने राजेश जी ये नहीं सुना होगा कि अमिताभ बच्चन सांस की तकलीफ से कभी नहीं भर्ती हुए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह मानते हैं, इनहेलर बराबर लेते हैं। मैंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि ये चीज़ पब्लिक डोमेन में है, वो छुपाते नहीं। उनको एक बार टीबी हुई, उन्होंने पब्लिकली कहा, वो टीबी के हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अपनी बीमारी कोई बीमारी छुपानी नहीं छुपानी नहीं चाहिए, और पब्लिक सेलिब्रिटी को तो बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए। उससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक और मैं तारीफ करूँगा, एक हीरो की बात हो गई, अब मैं हीरोइन की बात कर देता हूँ। प्रियंका चोपड़ा को अस्थमा है। प्रियंका चोपड़ा ने पब्लिक 1 मिनट 20 सेकंड का उसका वीडियो है, आप यूट्यूब पे डालिए, अस्थमा वीडियो ऑफ प्रियंका चोपड़ा या इनहेलर वीडियो ऑफ प्रियंका चोपड़ा, आपको मिल जाएगा। मैं तो अक्सर अपने जूनियर डॉक्टर्स को कहता हूँ कि भाई जितने ये जवान लड़के आते हैं, हो सकता है डॉक्टर सूर्यकांत की ना बात माने, हो सकता है प्रियंका चोपड़ा की मान जाए, तो मैं तो कहता हूँ भाई इनको प्रियंका चोपड़ा का वीडियो दो, इन्हीं की बात मान जाए, कम से कम इनहेलर नियमित रूप से तो लें। तो वो उसने भी एक्सेप्ट किया कि मैं तो 5 साल की उम्र से इनहेलर ले रही हूँ, और आज जो कुछ मैं बन पाई वो इनहेलर की वजह से बन पाई, वो एक्सेप्ट किया उसने। सर, इस अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या खाली इनहेलर है? अस्थमा का ट्रीटमेंट केवल और इनहेलर चिकित्सा ही है, डॉक्टर की सलाह से। एक बात जो और आपने कही थी मैं उसको पहले कह दूँ, जो मैंने कहा था कि जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे हर फूलती हुई सांस अस्थमा होती है। तो सांस फूलने का कारण बहुत हो सकते हैं, मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ। ऐसा ना हो कि कल से किसी की सांस फूले और वो इनहेलर मेडिकल स्टोर पर लेने चले जाए। नंबर 1 एनीमिया, हीमोग्लोबिन की जिसकी कमी है वो भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, उसकी भी सांस फूलेगी। अस्थमा वाला भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, उसकी भी सांस फूलेगी। दूसरा इस्नोफीलिया बहुत कॉमन बीमारी है हमारे देश में। अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो हो जाती है, बच्चों को खासतौर पर हो जाती है। ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफीलिया शब्द है पूरा, शॉर्ट में इस्नोफीलिया बोलते हैं, उससे भी सांस फूलेगी। तीसरा, हार्ट की अगर कोई बीमारी है, जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज या दूसरी हार्ट फेलियर है, वो भी सांस फूलेगी। चौथा, मान लीजिए कि टीबी हो गई है, फेफड़े में निमोनिया हो गई है, तो भी सांस फूलेगी। लंग कैंसर हो गया है तो भी सांस फूलेगी। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई है तो भी सांस फूलेगी। तो इसीलिए अस्थमा में हम लोग 5 जांचें कराते हैं, 2 खून की जांच,
CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है जो कि 4000 से 10,000 के बीच में नॉर्मल होना चाहिए, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, जिसमें इस्नोफिल नॉर्मल 6% होती है, उससे ज़्यादा है तो इस्नोफिलिया हो सकती है। तो कई कारण होते हैं। 2 खून की जांच कराते हैं, 2 एक्सरे हम कराते हैं, एक नाक का और चेस्ट का। अब आप कहेंगे नाक का क्यों करा रहे हैं? अभी मैंने शुरुआत में कहा कि जिसकी नाक खराब है उसमें से 3 में से 1 को अस्थमा होगा, तो इसलिए नाक और साइनस यानी एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस ये जानना अस्थमा में बहुत ज़रूरी है। नाक का भी एक्सरे होता है? नाक का भी एक्सरे होता है जी। तो और चेस्ट का एक्सरे कराते हैं। अब अस्थमा के मरीज में चेस्ट का एक्सरे नॉर्मल होता है। अस्थमा के 80% केसेस में नाक और साइनस का जो एक्सरे कराया गया है वो एबनॉर्मल होता है। अब आप देखिए अस्थमा फेफड़े की बीमारी है लेकिन एक्सरे एबनॉर्मल आ रहा है नाक और साइनस का। 80% केसेस नॉर्मल होता है? नॉर्मल होता है, और चेस्ट का कराएंगे तो नॉर्मल होगा, और नाक और साइनस कराएंगे तो एबनॉर्मल होगा। लोग कहेंगे ये क्या बात है? यही डिफ्रेंशिएट करती है अस्थमा को दूसरी बीमारियों से। एक्सरे में अगर हार्ट की बीमारी होगी तो हार्ट का साइज बड़ा होगा, जिसको हम कार्डियोमेगाली कहते हैं, और एक्सरे में अगर हार्ट का साइज नॉर्मल है और लंग भी नॉर्मल है तो आप गारंटी से कह सकते हैं ये फूलती हुई सांस अस्थमा से। और एक हम कराते हैं सांस की कंप्यूटराइज जांच फेफड़े की कार्यक्षमता की, जिसको हम PFT शॉर्ट में कहते हैं, या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के जीरो में सब जांचें हो जाती हैं। उसमें हमें कंप्यूटराइज मशीन होती है, उसमें हम फेफड़े की कार्यक्षमता की जांच करते हैं और उसमें बता देते, फिर हम इनहेलर दे के जाँच करते हैं और मरीज को दिखाते हैं, देखो ये तुम्हारी रिपोर्ट है इनहेलर से पहले और ये है इनहेलर के बाद, और देखो तुम्हारी कार्यक्षमता इनहेलर लेने से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। और मरीज कहता हाँ साहब बढ़ गई, तो बढ़ गई तो भाई इनहेलर लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना डॉक्टर सूर्यकांत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही बात करते हैं। तो जब मरीज ये जान जाता है, बिल्कुल जिसको कहते हैं तौमीन हो जाता है, मुतमईन हो जाता है, सही बोली मैंने बोली, हाँ लखनऊ में इतनी उर्दू तो बोल सकता हूँ तो मुतमईन हो जाता है, तब हम कहते हैं कि देखो ये इनहेलर के पहले की जांच है, इनहेलर की बाद की जांच है। बड़ा कैपेसिटी बढ़ी लंग की, यहाँ सर बढ़ी, तो मैंने कहा 1 डोज इनहेलर से तुरंत कैपेसिटी बढ़ गई तो इनहेलर तो आपको लेना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं कि इनहेलर लिया, सांस फूलना बंद हो गई, सोचा अरे डॉक्टर सूर्यकांत तो कहते ही रहते हैं बंद कर दो अब नॉर्मल नहीं सांस फूल रही, साल भर हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं इनहेलर का जो असर है वो केवल 12 घंटे ही रहता है, इसलिए सुबह शाम इनहेलर लेना ही पड़ेगा। इस चक्कर में मत रहिए, नॉर्मल इसलिए आप हो गए क्योंकि आपने सुबह शाम इनहेलर रेगुलर लिया है, छोड़ दोगे तो फिर फूल। अब बचाव की बात कर लेते हैं जी। सब हो गई, लक्षण हो गए, जांच हो गई, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा सब ले आए, ठीक। अब भाई इस वीडियो से राजेश जी की बात ना माने, सरिता प्रभार की बात ना माने, डॉक्टर सूर्यकांत की माने, हो सकता है कुछ लोग अमिताभ बच्चन की बात मान लें, कुछ प्रियंका चोपड़ा की बात। इनके चहेते बहुत हैं, बिल्कुल हम लोग के उतने चहेते अभी नहीं है, आपके भी हैं तो बचाव में नंबर 1 घर साफ सुथरा होना चाहिए, न जाला हो, न सीलन हो, न धुआं हो, न धूल हो, न गंदा हो, सफाई होनी चाहिए। दूसरी बात, मान लीजिए घर में कोई ऐसी महिला है जिसको खुद ही झाड़ू लगानी पड़ती है, तो मैं कहूँगा कि पल्लू नाक मुँह से भर ले तब झाड़ू लगाए, मजबूरी है, नहीं कोई व्यवस्था है। और अगर मान लीजिए 2 महिलाएं हैं, सास ने कहा दोनों बहुओं मिलकर साफ सफाई करो, तो जिस महिला को अस्थमा है वो पोछा लगाए और जिस महिला को अस्थमा नहीं है वो झाड़ू लगाए। कर दिया मैंने बंटवारा, 2 बहुओं में लड़ाई नहीं, न देवरानी और जेठानी की लड़ाई भी नहीं होगी, ननद भौजाई की लड़ाई भी होगी, सास की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी मैंने। अरे उपचार है आपके पास? नहीं यार, समस्या है तो समाधान भी निकलेगा। और हम अपनी बीमारियों के संबंध में जेंडर को बड़ा ध्यान रखते हैं। महिलाओं की जो खास इश्यू में जरूर मैं 2 चीज़ें बड़ा ध्यान रखता हूँ, नौजवान, किसान और महिला, इन 3 के रिलेटेड किसी भी बीमारी की समस्या है तो मैं जरूर ध्यान रखता हूँ। तो महिला हो गई, अब किसान पे आ जाते हैं। अब किसानों में इस समय थ्रेशर चल रहा है गाँव में, अगर थ्रेशर के पास जाओगे अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। गेहूँ की कटाई चल रही, गर्दा निकलता है उसमें, गेहूँ की कटाई चल रही है। बोरा आप जिस कमरे में रखेंगे गेहूं के भरे हुए, उस कमरे में जाएंगे आपको अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। इनहेलर ले रहे होंगे तब भी अटैक पड़ जाएगा। तो सब नाक को ढक के रखें, नाक मुँह को ढक के रखें या जाए ना भाई, अब कुछ ना कुछ तो बचाव करना ही पड़ेगा, बचाव की बात कर रहे हैं। इसी तरह जिस कमरे में पुआल या भूसा होता है उस कमरे में भी अस्थमा का किसान न जाए, मजदूर न जाए। और अगर किसी निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन में कोई मजदूर कार्य कर रहा है या महिला कार्य कर रही है, तो जैसे मैंने कहा ना कि महिलाएं, लड़कियां अपना 4 परत का दुपट्टा बांध लें और आदमी जो है वो गांव में गमछा रखता है, गांव गमछे की 4 परत बनाए, नाक मुँह ढक ले, काम करे शौक से, अस्थमा का अटैक नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं करेगा उसको। तो ये जो मैंने बात कही बचाव की, उस सबको ध्यान में रखना चाहिए। घर के अंदर जैसे मैंने बताया, अगर घर बहुत मॉडर्न है, अभी तो मैंने कहा साफ़ सुथरा होना चाहिए, सीलन जाला नहीं होना चाहिए, घर बहुत मॉडर्न है
सोफ़ा ज़्यादा है, सोफ़ा कवर ज़्यादा है, कारपेट है, कर्टेन है, तो सबकी फिर वैक्यूम क्लीनर भी रखिए आप, सफाई करिए रोज़। कर्टेन हर हफ्ते पर्दा उतारिए, उन्हें धुलिए। अस्थमा वाले मरीज की बेडशीट डेली बदलनी चाहिए, धुलनी चाहिए। और जिस कमरे में अस्थमा का रोगी सो रहा है, वहाँ पे कछुआ छाप अगरबत्ती या और इस तरह का कोई वो नहीं करना चाहिए। घर में अगर मान लीजिए होली, ईद, बकरीद अभी आ रही है, बकरीद ईद निकली है, बकरीद आ रही, फिर दिवाली आएगी, सफाई पुताई रंगाई सब होती है। अगर घर में सफाई पुताई हुई तो उसका गर्दा जो उड़ेगा अस्थमा अटैक पड़ जाएगा अस्थमा के रोगी को। तो कृपया बचाव रखिए। फिर मैं महिलाओं की कहता हूँ कि शादीशुदा महिला है, अस्थमा की रोगी है, मायके में सफाई हो तो ससुराल में चली जाए, ससुराल में सफाई हो तो मायके चले जाए। आदमी बिना बताए ससुराल जाएगा तो भगा दिया जाएगा, कैसे जवाब दिया जाएगा? लड़की थोड़ी भगाई जाएगी, वो तो अपनी है। तो मायके चली जाओ ससुराल में, कहो माता जी ये मुझे अस्थमा है, 3-4 दिन सफाई हो जाएगी। पेंट की खुशबू, जो लकड़ी का पेंट है चाहे दीवार का पेंट है, उसकी खुशबू जब घर से चली जाए तब अस्थमा का रोगी उस घर में रह सकता है या उस कमरे में रह सकता है। मैं तो कहता हूँ गलती से दिवाली में आपने पेंट कराया और आप उस कमरे में सो गए तो 100% आपको रात में एडमिशन अस्पताल की इमरजेंसी में करना पड़ेगा, सांस का अटैक करना है। आपने परफ्यूम लगा लिया, डिओ लगा लिया, आपने तो लगा लिया, छोड़िए अस्थमा के मरीज की पत्नी ने अगर लगा लिया और उसके साथ चल तो भी उसकी अस्थमा अटैक पड़ जाएगा। आपने हवन में बैठ गए, आहुति दे दी तो उसका धुआं जो निकलेगा, मतलब इसको मेरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी न मानी जाए, लेकिन मैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि धुआं तो धुआं है, उससे भी नुकसान है। आपने अगरबत्ती लगा दी, उसके धुएं से भी नुकसान, धूप बत्ती लगा दी, उसके धुएं से भी नुकसान है। सिगरेट कोई बगल में पी रहा है, आप तो पी नहीं सकते, आप पियेंगे तो नीम और करेला का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन कोई बगल में भी पी रहा है तो भी नुकसान हो जाएगा, अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। इसी तरह घर में आपने अगर टेडी बियर या फर वाले खिलौने रखे हैं तो उनसे भी नुकसान है, अस्थमा पड़ जाएगा। घर को आपने जानवर का बाड़ा बना दिया है या चिड़ियाघर बना दिया है, तो तोता, बिल्ली, मैना, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या लोग पालते हैं आजकल, तो भी आपको अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। ये सब भी अस्थमा का अटैक बढ़ाते हैं। तो अस्थमा को मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ कि जैसे आप आम की पत्ती छुइए, कुछ नहीं होगा, नीम की पत्ती छुइए, कुछ नहीं होगा, लेकिन पौधा है छुई हुई, टच मी नॉट, उसकी पत्ती छूते तो क्या हो जाता है? मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। ऐसे ही अस्थमा के व्यक्ति में जो सांस की नलियाँ हैं वो छुई हुई हैं। कहते हैं तुम तो यार बड़े छुई हुई हो, जरा सी बात को माइंड कर जाते हो, रोने लगते हो, बुरा मान जाती हो। तो वो पर्सनालिटी छुई थी और इसमें सांस की नलियाँ छुई हुई हैं। अब सांस की नलियों को ब्रोंकाई कहते हैं। अस्थमा एक ग्रीक टर्म है, एस्थमोस से आया है, तो उसका मतलब होता है हाँफना। तो सांस की नलियों में समस्या है, उसके कारण हाँफनी आ रही है, क्योंकि सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं अस्थमा, तो इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, शॉर्ट में अस्थमा कहते हैं। तो इन सांस की नलियों में जब कोई एलर्जी का तत्व या धूल, धुआं, गर्दा या तेज खुशबू जाती है तो ये सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। सांस की नलियाँ सिकुड़ेंगी और सांस की नलियों का काम क्या है? शरीर को ऑक्सीजन देना। तो ऑक्सीजन कम जाएगी तो सांस को शोषण। सर ये चलते थे कि कितना घातक हो सकता है? जी, अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने कहा 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं हमारे देश में। दुनिया के 10% अस्थमा के रोगी हैं, लेकिन अगर आप मृत्यु दर की बात करें, बीमारी 10% है दुनिया में, मतलब दुनिया का अस्थमा का हर 10वां रोगी भारतीय है, लेकिन अगर आप मृत्यु दर की बात करें तो 43% है। मतलब 100 मरीज अगर अस्थमा के मर रहे हैं तो उसमें 43 भारत के होंगे। बीमारी 10%, मृत्यु दर 43%। क्यों? अभी आपने कहा ना, कोई कहता हम मछली खा के ठीक कर लेंगे, कोई कहता बाबा जी ने प्राणायाम सिखा दिया उससे ठीक कर लेंगे, कोई कहता हम इससे ठीक कर लेंगे, वो मुलेठी खा के ठीक कर लेंगे, कोई इससे कर लेगा, पता नहीं तरह तरह के बीमार। हमारे देश में तो हर घर में 4 डॉक्टर। तो इसलिए मैं देखिए किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो आपको बता दूँ दुनिया की पहली थीसिस PhD। सर मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। मैं एक पेशेंट को जानता हूँ जिनको पिछले 3 साल से होली के बाद ये खांसियाँ आना शुरू होती है, और इतना खांसी आती है कि रात भर सोते नहीं। 100% अस्थमा, और सर महिला है 100% अस्थमा। मैं उनको बार बार कह चुका हूँ, कुछ मेरे साथ चलेंगे, डॉक्टर सूर्यकांत को दिखा देता हूँ, वो कहते हैं कि वो 2 महीने में तो अपने आप सही जाता है, किसी दवा की जरूरत नहीं है, वो खांसी की दवा, सिरप ये पी रहे हैं। अब भाई 2 ही कारण हो सकते हैं, लेकिन सब 2 महीने बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसीलिए शुरू में जो होता है वो ऐसा ही होता है, एक ही मौसम में होता है। अभी 2-4 साल बाद फिर ये जुलाई अगस्त के मौसम में होने लगेगा, अक्टूबर के मौसम में होने लगेगा, और 5 साल बाद फिर राउंड द ईयर। और अभी अगर हो जाएगी तो 1 इनहेलर से हम कंट्रोल कर देंगे, 1 साल 2 साल बाद आएंगे 2 इनहेलर देंगे, 5 साल बाद आएंगे 3 इनहेलर लेना पड़ेगा, और इनहेलर नहीं लेंगी या बीच इरेगुलर लेंगी तो नेबुलाइजर पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब और ख़राब बात होगी, फिर ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, फिर ICU में आ जाएंगे, फिर वेंटिलेटर पे आ जाएंगे, ऐसे ज़्यादा नहीं होगा।
नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, भारत में इसीलिए 43%। इसीलिए 43% मृत्यु दर है। मैंने कहा ना वेंटिलेटर के बाद मैं क्यों रुक गया जी। भाई, मृत्यु का नाम मैं नहीं ले सकता, मैं तो जीवनदाता का काम करता हूँ। तो इसलिए जो लोग अनियमित इलाज करते हैं तो उनके जो सांस की नलियाँ हैं वो इनहेलर के बाद भी फैलना बंद हो जाती है। सांस अस्थमा में सिकुड़ती है तो जब इनहेलर हम देते हैं तो फैलती है। तो इसलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, आपके दर्शकों के लिए इधर फोकस कर लीजिए। लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग अस्थमा, ठीक है ना। ये फेफड़ा है, ये सांस की नलियाँ हैं। अब मैं बड़ी सांस की नली दिखाता हूँ कि अस्थमा की सांस की नली कैसी होती है। जूम कर लीजिए इसको, हाँ, देखिए। थोड़ा सा जूम कर लीजिए। अभी इसको देखो, नॉर्मल सांस की नली कैसी होती है, अस्थमा वाले की कैसी होती है, ठीक है ना। तो देखिए ये नॉर्मल सांस की नली, ये आप देख रहे हैं बीच में छेद है, इसी से सांस आती जाती है जी। अब आप देखिए अस्थमा की सांस की नली है, इसमें कहीं दिख रहा है हवा के जाने का आने का मार्ग नहीं। तो अब आप देखिए अस्थमा वालों, अपनी सांस की नलियाँ ऐसी रखना चाहते हो कि ऐसी रखना चाहते हो। अगर ऐसी रखना चाहते हो तो डॉक्टर सूर्यकांत से मिलिए, राजेश जी से मिलिए, सरिता प्रभास को देखिए। और अगर ऐसी रखना चाहते हो तो भगवान मालिक आपका, हम कुछ नहीं कर सकते। और जितनी देर से आएंगे फिर ये अभी जब स्प्रे करते हैं, अब देखिए इनहेलर से एक और फायदा है। वो क्या फ़ायदा है कि इनहेलर हम जब लेते हैं तो इनहेलर केवल सांस की नलियों में जाता है और उनको फैला देता है। इनहेलर की जो डोज होती है वो गोली से 1000 गुना कम होती है। हमसे लोग कहते हैं साहब गोली लिख दो, इनहेलर की क्या जरूरत है। गोली जो होती है मिलीग्राम में होती है और इनहेलर किस में होता है, माइक्रोग्राम, एनसीजी। तो 1 मिलीग्राम में 1000 एनसीजी होती है। चलिए आज के दर्शकों को हमने मैथ बता दिया आपको। 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। गोली किस में है, एनजी यानी मिलीग्राम में। इनहेलर की डोज किस में है, माइक्रोग्राम में। तो डोज बहुत कम होती है, इसलिए साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। साइड इफेक्ट कब होते हैं, गोली हम खाते हैं, पेट में जाती है, पेट से ब्लड में जाती है और रक्त के दौरे के साथ सब अंगों में जाती है। ब्रेन में भी जाएगी, फेफड़े की दवा है, ब्रेन में भी जाएगी, लीवर में भी जाएगी, किडनी में भी जाएगी, बोन में भी जाएगी। फेफड़े में इफेक्ट करेगी, बाकी सब जगह साइड इफेक्ट करेगी। तो इसलिए लंबे समय तक अंग्रेजी दवाएं आप खाते हैं तो उनके साइड इफेक्ट नजर आते हैं। ये क्या है, सीधे फेफड़े में जाती है, डोज कम होती है और प्रभाव तुरंत देती है। गोली खाएंगे तो आधा पौन घंटे प्रभाव आएगा, इनहेलर लेंगे 3 मिनट में प्रभाव आएगा। तो 3 मिनट वर्सेस 30 मिनट। तो 30 मिनट में आपको असर लेना है तो आप गोली लीजिए, 3 मिनट में लेना है तो इनहेलर लीजिए, तुरंत आराम लेना है तो इनहेलर लीजिए, बिना साइड इफेक्ट के लेना है तो इनहेलर लीजिए। इसीलिए मैंने कहा ना अमिताभ बच्चन 60 साल से और प्रियंका चोपड़ा भी 35 साल से इनहेलर ले रही है, कोई दिक्कत नहीं। इनहेलर तो बहुत लोग ले रहे हैं, नाम लेंगे, चुनाव का वक्त है, राजनेता का नाम नहीं ले सकता हूँ, तो इसलिए बहुत से लोग इनहेलर लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो मेरी आपसे श्रोताओं से यही बात में कहना है कि अस्थमा बिल्कुल कंट्रोल होने वाली बीमारी है, छूत की बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे इस बच्चे की सांस फूलती है तो मेरा बच्चा उसके साथ बैठे ना, खेले ना। छूत की बीमारी नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पूरी तरह कंट्रोल होने वाली बीमारी है। इनहेलर की चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। डॉक्टर की सलाह से इनहेलर लें, बीच में मत रुकें और अपने को स्वस्थ रखें। सुना, अब डॉक्टर साहब ने इंक्लूड कर ही दिया है लास्ट में, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब जितना बता रहे हैं उतना आप करिए और सांस की बीमारी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी सांस है, कभी भी रोक सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया।